हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, फिनिक्स नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका अपना, नाम तो जानते ही हैं आप, डीजी सर। यस बच्चों, आज इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास ब्रह्मास्त्र, बहुत ही खास शस्त्र जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, अक्सर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों को लगता है क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये नीट 2026 में हमारा तो सिलेक्शन पक्का ही है। अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, अपनी रैंक को बूस्ट करने के लिए बस इस ब्रह्मास्त्र को हमें साथ में लेके जाना है। यस प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं इन दो लाइनों के साथ। बच्चों, खामोशी से मेहनत करो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। खामोशी से मेहनत करो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। तुम बस किताबों में खोए रहना, तुम बस किताबों में खोए रहना। दुनिया एक दिन तुम्हारी मेहनत जान जाएगी, दुनिया एक दिन तुम्हारी मेहनत जान जाएगी। तो चलो इन दो खूबसूरत लाइनों के साथ करते हैं आज के लेक्चर की शानदार शुरुआत। देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है, और पहला चमचमाता एमसीक्यू है इन एनी केमिकल। देखो, कॉन्सेप्ट बनाना है तो हर एक कॉन्सेप्ट को जड़ से पकड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सबको लेकर आए हैं आपके लिए इस नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज में। एनटीए कितना भी और कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, इस बार तो हम फोड़ के रहेंगे। तो चलो देखते हैं कि इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज टू बी स्टेब्लिश। कब स्टेब्लिश होता है? हमें पता है ना कि इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होता है, जब हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट इक्वल होती है। रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू होती है रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बस इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानते हैं। रेट को यहाँ पर हम वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन मतलब आगे और पीछे चलने वाली दोनों तरफ की रिएक्शन की रेट सेम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्टिव मास। देखो, एक्टिव मास को हम मोलारिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 64 ग्राम HI का मोलर मास होता है 1 + 127 बराबर 128। अगर मैं इसका एक्टिव मास निकालूंगा, एक्टिव मास को हम इस तरह के पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मतलब और यहाँ पर वॉल्यूम है 2 लीटर का, तो हमारी मोलारिटी हो जाएगी 64 डिवाइड बाय 128 डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों 1/4 मतलब 0.25, तो आंसर चमचमाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इन द रिवर्सिबल रिएक्शन ABCD 4, मतलब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में दिए गए हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ईच C and D एट इक्विलिब्रियम वॉज 0.8 मोल पर लीटर है। तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर एनी रिएक्शन अगर हमें दिया जाए तो यहाँ पर एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट हमें प्यारे बच्चों कर लेना चाहिए, और ये कुछ इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं A + B रिवर्सिबल C + D अगर ऐसा दिया गया है, और मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि शुरू में 1 था, ये 0 0 रहे होंगे, ये 1 में से कुछ गया और ये 1 में से कुछ गया, तो ये 0.8 बना होगा। तो ये कितना गया 1 में से 0.8 बना, तो x की वैल्यू 0.8 गया होगा, तभी ये 0.8 बना होगा। तो यहाँ कितना बचेगा 0.2, यहाँ कितना बचेगा 0.2, ये कितना होगा 0.8, और ये भी कितना है 0.8। ये तो बोला ही गया था। अब ये वैल्यू बेटा प्यारे प्यारे बल्लो यहाँ रख दीजिए, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। अरे सवाल सिंपल होने से नहीं बात बन रही है, सवाल बनने से बात बनेगी। तो 2 से 2 कैंसिल, डू 4 16, आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों? याद कर लीजिए एक बार फिर से, सारा रिवीजन हो जाएगा। जिनकी तैयारी अभी तक नहीं भी हुई है, अगर वो इन ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखकर जाएंगे तो डेफिनेटली उनके स्कोर में स्कोर बूस्ट होने ही वाला है। 4 मोल ऑफ A
आर मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ बी, 4 मोल ए और 4 मोल बी को मिलाया गया है, रिएक्शन दिया गया है। चलो रिएक्शन लिख लिया जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा जाए। ऐसे लिखेंगे 4 मोल ए का 4 मोल ये, शुरू में ये दोनों जीरो हैं, 2 मोल सी और 2 मोल डी बना, तो ऑब्वियस ये 4 में से 2 गया होगा, ये 4 में से 2 गया होगा, तभी ये 2 बनेगा। देखो स्टोइकियोमेट्री 1 1 1 1 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालूं, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, बोलो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। चलो आप कह रहे हैं तो यही सही, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों, ऑन अ गिवन कंडीशन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2 आर गिवन दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 ट्वाइस HI विल बी, वाओ। तो देखो यहाँ पे ट्वाइस HI है तो हमारा Kc विल भी आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। क्या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दिया है, बिल्कुल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है तो वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। सबसे पहले HI का कंसंट्रेशन कितना है 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 2 बार रख दीजिए। क्यों रख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है डेफिनेटली। फिर H2 का कंसंट्रेशन है 0.1 और फिर I2 का कंसंट्रेशन भी है 0.1, तो 0.1 से 0.1 ये सब कैंसिल हो गए, डिशुम 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 डिशुम, तो बचेगा कितना 64। वाओ, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द सिस्टम ए डिश इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिस मोल पर लीटर, बी इज दिस सी इज दिस। ओके, तो नाउ के क्यू क्या है, ओहो के इक्विलिब्रियम बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी। ध्यान रखना कहीं सॉलिड लिक्विड ना हो, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में, राइट। देखो एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, सर ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया गया है। अब वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना दिया है 0.06, सी रखना था यहाँ पे, तो सी का वैल्यू कितना है 0.216 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना है 0.12 इंटू 0.12 इंटू डिश ए का वैल्यू कितना है 0.06। ओके, नाउ सॉल्व करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आना ही चाहिए। चलो लेट्स चेक कर लेते हैं। ये हो गया 0.216 डिवाइडेड बाय, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं 216 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, इसको देखो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 6 इंटू 2 4 6, मतलब 10 की पावर -6, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, 6 से कैंसिल कर देते, तो 6 3 जा 3 बचा 3 6 जा 6 12 से कैंसिल करते हैं तो 3 जा 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 1/4। ओके, 1/4। ओके, नाउ ये हो गया प्यारे बच्चों 10 की पावर -6 ऊपर चला गया और 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 250, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस सिस्टम। ओके सर जी, एक गैसियस सिस्टम है, उसमें पार्शियल प्रेशर आर गिवन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखो जो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ C, या ऐसा लिखा जा सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C पार्शियल प्रेशर ऑफ D की क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की स्क्वायर, राइट। तो प्यारे बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ C ढूंढो, कहाँ दिया है, ये रहा 0.3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D 0.5 का क्यूब है, तो 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ E, A हो गया 0.2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ B
हो गया 0.1 का स्क्वायर, राइट। और अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 18.75 के आसपास। चेक कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 moles ऑफ PCl5 वर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेजल। 2 मोल PCl5 को आप हीट कर रहे हो क्लोज वेजल में, 2 लीटर कैपेसिटी का वेजल है। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ करके आ जाओ। PCl3 प्लस Cl2, है ना। देखो प्यारे बच्चों 2 मोल यहाँ पे दिया गया है इसका, तो शुरू में तो ये 0 रहा होगा, है ना। अभी 2 मोल का क्या हुआ, 40% डिसोसिएट हुआ। एक का 40 होता है 0.4, तो 2 का 40 होगा 0.8, तो 2 में से 0.8 तो ये चला गया डिसोसिएशन में। अगर ये 0.8 डिसोसिएट हुआ तो ये 0.8 बनेगा और ये भी 0.8 बनेगा। तो फाइनली ये तो हो गया 1.2, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.8। अब हमें ये मिल गए हैं मोल, राइट। अब हमारा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, राइट। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आना चाहिए। देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, तो इसके मोल कितने हो गए 0.8 डिवाइड बाई 2, इसके मोल हो गए 0.8 डिवाइड बाई 2 और इसके मोल हो गए 1.2 डिवाइड बाई 2, राइट। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, इस डेसिमल से आप इस डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए, तो 4 की टेबल में आएगा 4 2 जा 4 3 जा, तो कितना बचा 0.8 2 जा 1.6 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, राइट। 0 2 6.26666, ओके कमाल है। यस प्यार से करते जाना है, क्वेश्चन समझते जाना है। क्या है क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 टू NO2 इज कैरिड आउट इन 280 केल्विन इन क्लोरोफॉर्म। इसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 0.2 मोल ऑफ N2O4 एंड दिस ऑफ आर प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। वाओ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको N2O4 को डिसोसिएट करना है 2NO2 में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्टेब्लिश होगा तो NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब यहाँ पे मोल दिए गए हैं और 2 लीटर का कंटेनर दिया गया है, तो बताओ कैसे लिखोगे। तो लिखेंगे ना बेटा के इक्विलिब्रियम, और ये देखो हैज़ बीन 0.2 मोल ऑफ N2O4 एंड दिस मोल, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 बाय 2 लीटर का वेजल है, और ये टोटल चीज़ 2 बार स्क्वायर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 2, राइट, मोल पर लीटर। नाउ लेट्स इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो 10 की पावर -6 यहाँ से बचेगा। 0.2 डिवाइड बाई 2, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ 10 कर देते हैं, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 ऊपर आ जाएगा। तो बाय फाइनली क्या बचा 10 की पावर -6 इंटू 10, मतलब 10 की पावर -5। तो कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों। यहाँ कई बार हम कंसेप्ट में नहीं उलझते हैं, गड़बड़ करके आते हैं कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशन को थोड़ा डेलिकेटली प्यार से अभी से हैंडल करना सीखिए, ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो। एक एक स्टेप को ध्यान से करें, अच्छे से करें, प्यार से करें, स्कोर तो आपका आना ही है,
अच्छा ही आना है, आई नो दैट, आप बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं। इन अ रिएक्शन A प्लस B C प्लस D द कंसंट्रेशन ऑफ A B C D इतने मोल पर लीटर है रिस्पेक्टिवली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईच। तो क्या आएगा, तो डेफिनेटली देखो K इक्विलिब्रियम सबको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसे आएगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, A की, B की, C की, D की। तो C की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.8, राइट। ओके, तो इसको इससे कैंसिल करा, दिस इंटू दिस, ये 1/2 हो गया, मतलब ये हो गया 0.5 डिवाइड बाय 0.5, कैंसिल किया तो 1 आ गया। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। द इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम A B C D when 1 mole of the two reactant are mixed, 1 mole of the two reactant are mixed, 0.6 mole of each of the products are formed। ठीक है सर जी, A प्लस B से हमें मिला C, फिर से बनाओ, A प्लस B से मिला C प्लस D, ये 1 मोल ऑफ ईच दिया है, ये 0 है। कुछ देर के बाद ये 0.6 बना, तो ऑब्वियसली ये कितना बचा होगा, 0.4 ही बचेगा ना। तो बस अब आपको करना क्या है, K इक्विलिब्रियम निकालने को कह रहा है, निकाल दे भाई। 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.4, डेसिमल कैंसिल कर दे, 2 जा 3 जा 3 जा 2 जा, 9/4, 9/4 बराबर होता है 2.25, 9/4। देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको 4/9 भी दिया है इन्होंने, है ना, ऐसे ही गड़बड़ करवाते हैं ये। अगला देखो, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट में हमें Kp दिया गया है। तो अगर मैं पहले वाले को देखूं जरा ध्यान से, तो देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो पहले वाले के केस में Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर है 8 इंटू 10 टू द पावर -2। सेकंड केस में इसको Kp1 ले लेते हैं। सेकंड केस में Kp2 बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2, ये तो सॉलिड है, ये तो नहीं आएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू दिया गया है आपको 2, और इसका वैल्यू हमें निकालना है, और इसका वैल्यू हमारा हो गया 8 इंटू 10 की पावर -2। तो 8 2 जा 16 इंटू 10 की पावर -2 बराबर, ये हो गया है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट लेंगे तो ये बचेगा 4 इंटू 10 की पावर -1 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो 10 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 0.4, तो इसका आंसर है 0.4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए। देखो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो अगर मैं इसका Kc लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, 1/, क्योंकि इधर सॉलिड है प्रोडक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट में गैस है ऑक्सीजन, तो उसका कंसंट्रेशन की पावर 5। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है 4। जल्दबाजी ना करें, आंसर आराम से करें। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द एक रिएक्शन दिया गया है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड CO2 आर सेम है एंड x मोल्स लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड हो जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, H2 प्लस CO2 रिवर्सिबल, CO प्लस H2 और सब गैसेस में है। अगर शुरू में ये मान लेते हैं दोनों बराबर है 1 1, तो ये दोनों 0 0 होंगे। अगर ये 1 में से x कंज्यूम होता है तो ऑब्वियसली ये भी x ही कंज्यूम हो जाएगा, और ये x और ये x बन जाएगा। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो ये x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि फर्स्ट के जैसा दिखाई दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द, और ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब
बस आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। ये शानदार ब्रह्मास्त्र सीरीज इसीलिए है कि अगर आपका ये कॉन्फिडेंस चला गया हो कि आप एक, बहुत से बच्चे क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे कि 11 के टॉपिक छोड़ दूं, सिर्फ 12th के कर लेता हूं, है ना, क्योंकि 11th पढ़े को तो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो उसी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को फिर से रिकन्फाइन करने के लिए, कि आपको याद आ जाए सारी बातें, ये ब्रह्मास्त्र टूल दिया जा रहा है आपको ये भी बताया जा रहा है। कई बार बच्चे ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं एग्जाम से पहले, जो शायद उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम तो तैयारी नीट की कर रहे हैं। तो हम नीट लेवल के क्वेश्चन अभी इस समय करना बहुत ज़रूरी है, MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम तो MCQ का है। कई बार एग्जाम से पहले बच्चे सिर्फ थ्योरी करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं थ्योरी पढ़कर नीट जैसी एग्जाम्स को क्लियर कर लूँगा। बेटा, बोर्ड वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, बोर्ड का मोड ख़त्म हो चुका है, अब हमें MCQ मोड में जाना पड़ेगा। इसीलिए है नीट ब्रह्मास्त्र MCQ सीरीज। हम आपके लिए, आपसे बेहतर सोचकर ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं आपके लिए, है ना। सारे एक्सपर्ट्स फैकल्टीज़ ने, आपके इंस्टीट्यूशन ने अपना जो एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम्स के लिए, वो सोचकर इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। तो बस आपको हमारा साथ देना है, हर एक क्वेश्चन हमारे साथ बनाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली हमें पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन इसमें जो सिलेक्ट किया गया है, सोच के किया गया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं नीट में। आपको बस बने रहना है। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे, डिफरेंट डाटास के साथ, काम आएगा ना। तो चलो छोड़ते हैं इस ब्रह्मास्त्र को, आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड COR दिस रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम द Kp इज। तो मेरे प्यारे बच्चों, Kp अभी हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए। CO का पार्शियल प्रेशर कितना है 4, तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय CO2 का पार्शियल प्रेशर है 2, से इसको कैंसिल कर दो, 2, आंसर आएगा 8। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर क्या आया, इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर कैसे आएगा। यस, कई बार इसको लिखने में ही गड़बड़ कर जाते हैं और आंसर गलत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी नीट में तगड़े बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन है कि Kp और Kc में क्या रिलेशन है। देखो, Kp और Kc जो होता है वो इस तरह से हम रिलेट करते हैं। तो Kp बराबर Kc × RT की पावर डेल्टा n। अगर इस डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तब Kp और Kc बराबर आएगा। कब आएगा? जब डेल्टा n का वैल्यू 0 होगा। और ये 0 कब होगा? जब दोनों तरफ के गैसेस मोल सेम होंगे। यहाँ देखें 2 मोल गैस, यहाँ देखें 2 मोल गैस, इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू 0 है। यहाँ देखें 2 मोल गैस, यहाँ देखें 1 मोल गैस, इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू 1 है। यहाँ देखो 3 और 1 4 मोल, उधर 2 मोल, मतलब यहाँ डेल्टा n का वैल्यू 2 है। यहाँ देखो 2 और इधर 3, तो मतलब यहाँ डेल्टा n का वैल्यू -1 है। तो आंसर आपको तो दिख ही गया होगा, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। N2 3H2 2 NH3। इस रिएक्शन में अगर हम डेल्टा n कैलकुलेट कर लें तो ये आएगा 2 - 4 बराबर -2। तो बेटा Kp बराबर आएगा Kc RT की पावर -2। मतलब तो मेन बात यही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग Kp इज लेस देन, बोल रहा है कि Kp लेस देन Kc। ऐसा तभी हो सकता है जब डेल्टा Ng का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो लेट्स चेक, यहाँ पर डेल्टा n कैलकुलेट किए करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 4 -2 आएगा, यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2 - 2 मतलब 0 आएगा, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 और 2 2 - 2 मतलब ये भी 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है Kp, हमें Kp छोटा चाहिए ना, तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n है। डेल्टा n मतलब Kc से छोटा तभी हो सकता है जब Kc डिवाइड हो जाए RT से, RT की पावर ऐसा कुछ आ जाए, राइट। तो ये डेल्टा n तभी आएगा जब ये डेल्टा n क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब -2 यहाँ पे ये आना चाहिए, क्योंकि Kp लेस देन पूछा है, मोर देन नहीं पूछा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। के पी बड़ा कब होगा? जब के सी में कुछ समथिंग मल्टीप्लाई हो जाए। तो के पी में के पी बड़ा कब होगा? जब के सी से, तब जब डेल्टा एन का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो के पी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करो, तो ये डेल्टा एन का वैल्यू -2 है, यहाँ डेल्टा एन का वैल्यू 0 है, यहाँ देखो डेल्टा एन का वैल्यू 1 - 2 मतलब -1 है, और यहाँ देखो डेल्टा एन का वैल्यू 3 - 2 मतलब 1 है। तो आंसर इसका 4th आना चाहिए, राइट। जहाँ भी पॉजिटिव आया डेल्टा एन, वो के पी बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी चाहिए कि अगर के पी बराबर के सी चाहिए तो डेल्टा एन 0 चाहिए, अगर के पी लेस देन के सी चाहिए तो डेल्टा एन लेस देन 0 चाहिए, अगर के पी मोर देन के सी चाहिए तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये कंडीशन आप ध्यान में रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NO 2NO + O2 के सी दिया गया है, आर दिया गया है, के पी एंड के सी आर कंपेयर्ड। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एन कैलकुलेट कर लो, अभी पता चल जाएगा। डेल्टा एन इज इक्वल टू 3 - 2 मतलब 1 है, पॉजिटिव है, मतलब के पी इज़ ग्रेटर देन के सी है। तो के पी इज़ ग्रेटर देन के सी है, फिर कुछ देखना ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करना है। वंस अगेन आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तब ज़्यादा होती है जब के का वैल्यू बड़ा होता है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोसीड होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जब बड़ा से बड़ा के हो, तो 10⁻³ के लिए ये प्रोसीड करेगी टुवर्ड्स द कंप्लीशन। आगे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा के होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन N2 + 3H2 ट्वाइस अमोनिया दिया गया है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स। वॉल्यूम पे डिपेंड, देखो Kc जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंड होता है, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। Kc सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन having two reactants in equilibrium, if the concentration of the reactants are double, अगर concentration को डबल कर दिया जाए, the equilibrium constant becomes same। equilibrium constant में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक टेम्परेचर ना बदल दो। the equilibrium constant of a reversible reaction at given temperature किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं करेगा। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेजल एट टेम्परेचर वेयर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अप्रिशिएबल। अमोनिया को हमने रख दिया है तो वो डिसोसिएट होकर N2 + 3H2 बना रहा है, इसको बैलेंस कर देते हैं लाइक दैट। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो Kc या Kp होगा वो किस पे डिपेंड? एट इक्विलिब्रियम Kp डज नॉट चेंज विथ सिग्निफिकेंटली विथ प्रेशर। अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा भी दूं या कम भी कर दूं तो Kp चेंज नहीं होता है, Kp एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यही आंसर होना चाहिए। अल्फा डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, अल्फा तो चेंज होगी भैया, है ना, ये सही बात नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, नहीं होगा। देखो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ जाएंगे, मोर मोल से कम, लेस मोल की तरफ, मोर मोल टू लेस मोल एज पर द ली चैटरजी प्रिंसिपल। और जब प्रेशर कम करेंगे तो लेस मोल से मोर मोल की तरफ आ जाएंगे। तो फिर आंसर वही है। दो गैसियस इक्विलिब्रियम दिए गए हैं। देखो जो पैरेलल या कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस के बारे में दिया गया तो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में आपस में हमें रिलेशन कई बार पूछे जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या ऑपरेशन लगाया? तो इस रिएक्शन को हमने एक तो रिवर्स किया। तो जब मैं रिएक्शन, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है और मुझे K2 पता करना है, तो सबसे पहली बात तो मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया तो 1/K1 हो गया। और रिवर्स करने के बाद मैंने देखो, ध्यान देखो कि रिवर्स करने के बाद क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस रिएक्शन की पावर में मैं 2 कर दूंगा, मतलब K2 बराबर हो जाएगा 1/K1 का स्क्वायर। K2 बराबर हो जाएगा 1/K1 का स्क्वायर। बस जो ऑपरेशन कर रहे हो उसको आप लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस, देखो इस रिएक्शन में देखो इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ले लेता हूँ
और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश ले लेते हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश है, देन व्हाट इज द रिलेशन। तो मैंने क्या किया, देखो के डैश बराबर, सबसे पहले तो मैंने रिएक्शन में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हाफ से डिवाइड किया है, तो के की पावर 1/2 करना पड़ेगा, मतलब के डैश बराबर हो जाएगा रूट के। तो के डैश बराबर हो गया रूट के। देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए के बराबर रूट के डैश भी लिखा गया है। तो जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वो लिखो इक्वल में, और उसमें अंदर आपने क्या किया वो पावर में लगा दो। अगला देखो, यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास के डैश और के दिया गया है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में सबसे पहली बात, इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है। तो ये अगर मेरा के है तो के डैश बराबर हो गया 1/k, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के साथ ही मैंने इसको 1/2 भी किया है, तो पावर में 1/2 भी आ जाएगा। तो आंसर होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट अगला है फॉर द गैसियस फेज, एक गैसियस फेज रिएक्शन है। देखो यहाँ पर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन दी गई है, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ता है और टेम्परेचर के कम करने से के कम होता है, क्योंकि के टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। के डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज, ये सही है। के इंक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज, ये नहीं हो सकता। के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी नहीं हो सकता। के डिपेंडेंट है। तो कैसे डिपेंडेंट है, अगर एंथैल्पी जो है वो अगर पॉजिटिव दी गई है, अगर वो एंडोथर्मिक है, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी है कि इस तरह से काम करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट इन SO3 इन क्लोज वेसल एट द temperature state 60% of SO2 is used up, the total number of moles of SO2 and SO3 in the vessel। तो देखो प्यारे बच्चों, SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल SO3 ऐसा दिया है, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। 5 मोल्स, इसके 5 मोल ले लिए हमने शुरू में, इसके 5 मोल ले लिए, 0 हो गए। अब वो बोल रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी, इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंची तो 60% SO2 यूज्ड हो चुका है। तो मान लेते हैं, देखो ये 5 में से 2x गया, तो ये 5 में से x बनेगा, ये x बनेगा, तो ये 2x बनेगा, x कम होगा तो ये 2x बनेगा, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो प्यारे बच्चों ये 60% है, तो 5 का 60% होता है 3, तो मतलब 5 में से ये 3 चला गया। अगर ये 3 चला गया तो ऑब्वियस ये 1.5 गया होगा, क्योंकि अगर ये 2x जाता है तो ये x जाता है, तो ये 3 गया तो ये 1.5 गया, और ये 3 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 मोल, यहाँ पे बचेंगे 3.5 मोल, यहाँ पे बचेंगे 3 मोल, 6 और 2 8, 8.5 मोल टोटल बचेगा। तो इक्विलिब्रियम पर आपके पास है 8.5 मोल। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने हर टाइप का 1-1-2-2 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के हिसाब से आपके लिए कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से अंदर तक उतर जाए वापस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन डिसोसिएशन ऑफ PCl5। देखो प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन मोर मोल से मोर मोल टू लेस मोल की तरफ जाएगी, ज़्यादा मोल से कम मोल। यहाँ पर देखो 2 मोल हैं, यहाँ पर देखो 1 मोल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी मतलब डिसोसिएशन डिक्रीज होने लगेगा। तो मतलब फर्स्ट आंसर है। इस रिएक्शन में 20% आपके पास डिसोसिएट हो गया है एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है एट 1 atm प्रेशर। Kp कैलकुलेट करना है। देखो Kp बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। एक बार ध्यान रखना कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस होता है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन
इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो है PCl5 से डिसोसिएट हुआ है PCl3 प्लस Cl2। मान लेते हैं कि ये शुरू में 1 मोल था, ये 0 था। 20% डिसोसिएट हुआ मतलब 1 में से 0.8 ये, 20% मतलब 0.2, ये 0.2 और ये 0.2। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2 मतलब ये हो जाएगा 1.2। तो ये हो गया टोटल मोल। बस, तो आपको मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे हम Kp का कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, देखो Kp बराबर क्लोरीन के मोल हैं 0.2 डिवाइड बाय टोटल मोल 1.2, PCl3 के मोल हैं 0.2 डिवाइड बाय 1.2 और टोटल प्रेशर है 1, ये 1 atm लिखा हुआ है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2। राइट, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा, कर लेंगे आई होप आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सम सॉलिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 0.5 atm ऑफ अमोनिया। कितना अमोनिया रखा है, पहले से 0.5 atm अमोनिया रखा गया है। ठीक है सर, प्यारे बच्चों, सो अमोनिया है हमारे पास, सॉरी पहले है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोसिएट हुआ, बना अमोनिया प्लस बनेगा H2S, ये दो गैस बनेंगे। कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड हमने रखा, ठीक है, मान लेते हैं, देखो शुरुआत में ये 0.5 था, ये तो 0 था, ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मान लो ये डिसोसिएट हुआ, डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होने से कुछ अमाउंट अमोनिया का और कुछ इसका बना, तो मान लेते हैं कि ये 0.5 और नया बना हुआ X और ये X बना। तो अब इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है या Kp होता है, Kp बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S और Kp का वैल्यू दिया हुआ है 0.11 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.5 प्लस X इंटू X, इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 0.5X इक्वल टू 0.11, ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 0.5X माइनस 0.11। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला फंडा लगा के X कैलकुलेट करना पड़ेगा, रूट वाले फंडे से। X के दो वैल्यू हो सकते हैं कि X बराबर B मतलब 0.5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर मतलब 0.5 का उस होल स्क्वायर माइनस 4BC 4 इंटू 0.5 इंटू 0.11 डिवाइडेड बाय 2A मतलब 2A मतलब 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को आप इसमें रख देंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे रखेंगे तो 0.5 समथिंग कुछ ऐड हो जाएगा, 0.5 समथिंग कुछ ऐड करोगे तो वो वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब आंसर लगभग इसके आसपास आना चाहिए, क्योंकि 0.5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू आना चाहिए। राइट, तो कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए, अंदाज़ा लगा सकते हो आप इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, ये रिएक्शन दिया है। अब ये रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस में ये दिया है, मतलब ये डेल्टा H बराबर माइनस 92.3 किलो जूल है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अनफेवरेबल। देखो एक्सोथर्मिक के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी,
दूसरी बात है यहाँ पे रिएक्शन, देखो यहाँ पे ज़्यादा मोल है और ये इधर कम मोल है, तो मुझे अगर फॉरवर्ड जाना है तो प्रेशर बढ़ाना है, तो अगर मैं प्रेशर कम कर दूँ तो भी ये अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो रिएक्शन पीछे जाएगी, तो ये तो अनफेवरेबल है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये तो फॉरवर्ड जाएगी। रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, कम कर दूंगा तो पीछे जाएगी। तो मतलब आंसर यही हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, PCl3 plus Cl2 gives you PCl5. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट बाय, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड जाना है तो देखो ये जो रिएक्शन है, पहली बात ये एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये डिकम्पोज होती तो एंडोथर्मिक होती, ये एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मुझे फॉरवर्ड जाना है तो टेम्परेचर कम कर दो, इधर मोल ज़्यादा है इधर मोल कम है तो प्रेशर बढ़ा दो। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अच्छी बात नहीं है। डबलिंग द वॉल्यूम, एडिशन ऑफ क्लोरीन करूं, अगर क्लोरीन को बढ़ा दूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्लोरीन ऐड करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, डेफिनेटली यही होगा। रिएक्टेंट के ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है और प्रोडक्ट के ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाफिंग द प्रेशर, मतलब प्रेशर को आधा कर दें बाय डबलिंग द वॉल्यूम, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम को डबल करके प्रेशर को आधा किया गया, मतलब प्रेशर डिक्रीज किया अल्टीमेटली। जब मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ जाना है, सिंपल। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 मोल है, यहां भी 2 मोल है, दोनों तरफ मोल बराबर है, मतलब नो चेंज इन मोल। अगर ये डेल्टा एनजी की कंडीशन 0 आ गई है तो कहीं भी नहीं जाएगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दिया गया है और ये देखो यहाँ पर दिया गया है एक्सोथर्मिक है। वन सेकेंड, देखो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मुझे AB4 को फेवर्ड करना है, मतलब आगे जाना है, मतलब फॉरवर्ड जाना है, तो बेटा मुझे एक तो टेम्परेचर कम करना चाहिए, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना चाहिए। यहाँ पे देखो 4 और 1 5 मोल है और यहाँ 2 मोल है, तो ज़्यादा मोल इधर है और इधर कम मोल है, तो मुझे आगे जाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, तो प्रेशर इंक्रीज कर देना है। टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। नेक्स्ट, N2 + O2 ट्वाइस NO, यहाँ ध्यान से देखो -Q कैलोरी लिखा है, इस माइनस को साथ में लिखा है, मतलब ये उधर गया तो प्लस हो गया, उस तरफ गया तो प्लस हो गया, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान से समझो, एंडोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट साइड में अगर हीट माइनस में लिखी है तो मतलब रिएक्टेंट साइड में वो प्लस में है। अगर वो रिएक्टेंट साइड में प्लस में है, इसका मतलब मैंने हीट को सप्लाई किया है, और हीट सप्लाई करने का मतलब हुआ है रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इन द अबव रिएक्शन विच ऑफ द इनिशियल कंडीशन इज हायर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। एक बात और देखो, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर के बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम चेंज से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर से आएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड एट लो प्रेशर, आगे जाना है लो प्रेशर पे। प्रेशर को अगर मैं लो करूं तो वो कहाँ जाती है, कम मोल से ज़्यादा मोल, कम मोल से ज़्यादा मोल, मतलब रिएक्टेंट साइड पर कम मोल होना चाहिए। रिएक्टेंट शुड नीड लेस मोल, सिंपल है। यहां पे देखो ये 4 हैं, ये 2 हैं, यहां देखो ये 2 हैं, ये 2 बराबर हैं, यहां देखो ये 1 है और ये 2 है, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे बराबर है तो आंसर थर्ड हो जाएगा, 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉग Kp/Kc इक्वल प्लस लॉग, देखो हमें पता था कि Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, तो मैं Kp/Kc बराबर RT की पावर डेल्टा n ऐसा ले लूँ, दोनों तरफ का लॉग लिया, तो लॉग Kp/Kc बराबर डेल्टा n RT, तो लॉग Kp/Kc माइनस डेल्टा n RT इक्वल टू 0।
ये इसका मतलब माइनस डेल्टा एन आना चाहिए, तभी ये पे पॉजिटिव आएगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन नेगेटिव हो तब ये इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो लेट्स चेक, डेल्टा एन 2 - 1 मतलब ये पॉजिटिव है, 2 - 3 मतलब ये नेगेटिव है, डेल्टा एन यहाँ 0 है, और डेल्टा एन 2 - 4 मतलब यहाँ -2 है। अब ये -1 है और यहाँ -2 है, तो हमें तो -1 चाहिए, डेल्टा एन का वैल्यू -1 चाहिए। 2 चाहिए होता तो ये +2 RT हो जाता, 2 log RT हो जाता, है ना। यहाँ हमने गड़बड़ लिखा है, यहाँ हमें आएगा log RT और यहाँ लिख देंगे log RT = 0। तो माइनस डेल्टा एन मतलब इस माइनस डेल्टा एन का वैल्यू 1 आना चाहिए, मतलब डेल्टा एन का वैल्यू -1 आना चाहिए। डेल्टा एन का वैल्यू -1 कहाँ आ रहा है, इस केस में आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम, इस गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए Kp इज फाउंड टू बी इक्वल टू Kc, दिस इज अटेंड व्हेन टेम्परेचर, ओके। Kp बराबर Kc है इस केस के लिए, और Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा एन, और इस रिएक्शन का डेल्टा एन बराबर 2 - 1 मतलब 1। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि RT का वैल्यू आया 1, तो इसका मतलब ये हुआ T का वैल्यू होगा 1/R, 1/0.0821 बराबर हो गया 12.19, मतलब इसका आंसर ही आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन 1 2 3 इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स आर, देखो इन तीनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिलेट करना है। अगर इस रिएक्शन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन 3 मिल जाएगी। ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो CH4 यहाँ आ जाएगा, H2O से H2O हो जाएगा, और ये CO और इधर वाला CO कैंसिल हो जाएगा, और इधर CO2 से H2 हो जाएगा। तो जब मैं रिएक्शन को ऐड कर रहा हूँ तो इसका जो K3 हो जाएगा वो K1 × K2 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन के ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो K3 = K1 × K2 हो जाएगा, मतलब आंसर होगा 3rd। आगे बढ़ते हैं। लास्ट देखो, यह क्वेश्चन में क्या दिया है, 2A + B 2C, और यहाँ Q किलो जूल दिया है, और यहाँ ध्यान से देखो प्लस में Q किलो जूल दिया है। अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करना है, वुड बी लोअर एट, ये द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी लोअर प्रोडक्ट करना है। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट को कम करना है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो, और रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना पड़ेगा, तो कम मोल से ज़्यादा मोल की तरफ जाना है, कम मोल से ज़्यादा मोल की तरफ जाना है, मतलब प्रेशर कम कर दो। तो टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। अगर मुझे वुड बी लोअर एट, प्रोडक्शन वुड बी लोअर एट, मतलब कम करना है, प्रोडक्शन कम करना है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्शन बैकवर्ड जाती है जब टेम्परेचर हाई होता है, और मोल्स चेक करने पड़ेंगे प्रेशर के लिए। तो प्रेशर जो है ज़्यादा से कम मोल की तरफ जाता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द बूस्टर सेशन, द ब्रह्मास्त्र सेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगले लेक्चर में इक्विलिब्रियम के ही अगला पार्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर 2 कंटिन्यूस बूस्टर देंगे, 2 कंटिन्यूस ब्रह्मास्त्र देंगे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ एक बूस्टर से एक ब्रह्मास्त्र से काम नहीं चलेगा, 2 ब्रह्मास्त्र आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ दोबारा।